स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ एसएसटी के, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की है एसएसटी की, तो आप इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। बस इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। और जैसे ही एक तरीके से आप कह सकते हैं ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, ठीक है। और इसमें वो इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, आपकी जो एसएसटी की जितनी भी परीक्षा है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनके सारे फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। और इन सब को कराने के बाद आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, ठीक है। तो फटाफट से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था एसएसटी का, तो आप लोगों के कमेंट थोड़ा सा लेट आए, इस वजह से मुझे वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन एनीथिंग मैं आपको जो है सारा रिवीजन फास्ट करा दूंगी, ठीक है। तो आज चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। आप डीपली पढ़िएगा, जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहा है वह है राष्ट्रीय राज्य का उदय, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा था, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी इस नोट्स में से भी, जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन पर मैं अंडरलाइन करूँगी, उनको आप कॉपी में नोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को जो है प्रोत्साहित किया था। अब अगर पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर क्या उठाया था, सवाल उठाया था, ठीक है, जिससे किसका विकास हुआ था यहाँ पर, तो लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास का प्रोत्साहित किया गया था, इसका विकास हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने पृष्ठभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया था, ठीक है। इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की थी। अब ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, नागरिक संहिता। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनेगा कि फ्रांस में नेपोलियन ने जो है कहाँ पर या फिर किस क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, तो आंसर में आपको प्रशासनिक क्षेत्र भी मिल सकता है। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कहाँ पर अपनाया था प्रशासनिक क्षेत्र को, तो फ्रांस में अपनाया था, जिससे कि पूरी व्यवस्था कैसी हो गई थी, कुशल बन गई थी। नेपोलियन ने जो है 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को लागू किया था। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नेपोलियन ने किस सन में नागरिक संहिता को जो है लागू किया था, तो 1804 में किया था। या फिर पूछा जा सकता है नागरिक संहिता कब लागू हुई थी, तो 1804 में हुई थी। या फिर नागरिक संहिता को किसने जो है लागू किया था, भाई नेपोलियन ने किया था, ठीक है। तो एक लाइन में आपके ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेपोलियन संहिता के नाम से ही जाना जाता है क्या, जिसे नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता बनाई थी उसको किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था। अब यहीं पर पूछा जाएगा कि जो नेपोलियन संहिता थी उसमें किस विशेष अधिकार को समाप्त किया गया था, तो आप बताएंगे उसमें जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उसको उसमें समाप्त कर दिया गया था। किसमें, नेपोलियन संहिता में या फिर नागरिक संहिता, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की थी, संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रवाहों के आविष्कारों को सुरक्षित किया था। नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली, भूदासत्व, जागीरदारी शुल्क को समाप्त किया था। इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण रहे थे। पहला, एक नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारी का उदय और रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, ठीक है। कुलीन एवं मध्य
वर्ग की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का जो मालिक है वह कुलीन वर्ग और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग हुआ करता था। ठीक है। औद्योगिकरण के कारण एक नए सामाजिक समूह जो कि श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे वे अस्तित्व में आए थे और कुलीनों को एक प्राप्त विशेष अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया था। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत थी उसमें राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़ गए थे। उदारवाद का अर्थ होता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि उदारवाद किसे कहते हैं या उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना। ठीक है। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से किन वर्गों में था, ये भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेषकर किन वर्गों के पास था, तो वह धनी वर्गों के पास था। ठीक है। 1834 में प्रशा की पहल एक शुल्क संघ और जॉल बेराइन का गठन किया गया था, इस लाइन को भी याद रखिएगा, जिसमें शुल्क अवरोध को समाप्त किया गया था और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी जो पहले 30 से भी अधिक हुआ करती थी। ठीक है। ये आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके नोट्स हैं, इनको भी पढ़ लेंगे तो आपको देखिए अति लघु क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे और थ्योरी को अगर 2 से 4 पढ़ेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी बनाकर लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। फिर है 1815 ईस्वी के बाद संरक्षणवाद कैसा रहा था, तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो था यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से ग्रसित हो गई थी। यूरोपीय शक्तियां जैसे कि ब्रिटेन है, रूस है, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने समझौते के लिए वियना से मुलाकात की थी। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा किया गया था, जिसमें प्रतिनिधियों में 1815 की वियना की संधि तैयार की थी। अब पूछा जा सकता है कि वियना की संधि कब तैयार की गई थी, तो वह 1815 में की गई थी। वियना की संधि के कुछ प्रमुख बिंदु पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से हैं, तो वह है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तब उसी दौरान हटाए गए कुछ बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जिससे कि बाकी जो प्रशा को पश्चिमी सीमाओं का क्षेत्र दिया गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को जो है उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ यानी कि 39 राज्यों को पहले की तरह रखा गया था यहाँ पर, और पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। पूछा भी जा सकता है कि पूर्व में रूस को कौन सा भाग दिया गया था, भाई पोलैंड का दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया था। क्रांतिकारियों का युग कौन सी सन से कौन सी सन तक रहा है, तो इस सन को याद रखिएगा। क्रांतिकारियों का युग जो है 1830 से 48 तक रहा था। यूरोप में प्रथम विद्रोह जो है कब हुआ था, पूछा जाएगा, तो यूरोप में प्रथम विद्रोह जो है फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था, और जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला था, जिसमें बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया था। अब पूछा जाए कि बेल्जियम को जो है किससे अलग कर दिया गया था, तो भाई यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से बेल्जियम को अलग कर दिया गया था। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ था, पूछा जाए कि ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब हुआ था, तो भाई 1821 में हुआ था शुरू, और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को जो थी मान्यता दी थी। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय की बात करें तो राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जर्मन दार्शनिक योहन और ग्रॉटफ्रीड हेक्टर ने दावा किया था कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित थी। पोलैंड अब तक एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था और वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। आर्थिक मंदी 1830 में दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। अब पूछा भी जा सकता है कि भाई कौन सी सन में यूरोप में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तो भाई 1830 में आई थी। ये और कहाँ पर आई थी अगर पूछा जाए तो यूरोप में आई थी। तो इस लाइन को पूरा याद कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, जिसमें 1845 में आपके सिलेसिया गांव के मजदूरों ने जो है ठेकेदारों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था और आर्थिक वेतन की जो थी क्या की थी, मांग की थी। 1848 में
भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस के सड़कों पर आ गई थी और लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया गया था। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की थी जिसमें 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया था और काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, चलिए इसको रोटेट कर देती हूँ, रह गया 1900 आपके यहाँ पर जो है मई क्रांति 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित आपके प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 18 मई 1848 को कितने निर्वाचित फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लिया था? तो 1831 लोगों ने लिया था जुलूस में भाग, और ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने वाले जो निर्वाचित लोग थे तो वह कहाँ पर आपके आयोजित की गई थी? तो ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, और जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राज फ्रेडरिक विलम चतुर्थ को जो है ताज पहनाना चाहा तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और निर्वाचित सभा के विरोधी राजा का साथ दिया। संसद में मध्य वर्गों का वर्चस्व था, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, जो श्रमिकों और कारीगरों की मांग का विरोध करते थे। परिणाम स्वरूप इन वर्गों ने उनका समर्थन खो दिया और अंत में सैनिकों को बुलाकर विधानसभा को विस्थापित जाने की खंडित कर दिया गया, हटा दिया गया। महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की गई। फिर तो उदारवादी आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार की मांग की गई। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संगठन की स्थापना की, अखबार निकाले तथा सम्मेलनों में भाग भी लिया। 1848 ईस्वी में रूढ़िवादी दल उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सक्षम थे, तो हैम्सबर्ग प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में रूस में गुलामी और बंधुआ श्रम को यानी कि जो अपने पास जो है रख के उनसे अपना काम वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो उसको बंधुआ श्रम कहते हैं। दोनों को समाप्त कर दिया गया था। कौन सी सन में कर दिया गया था? अगर पूछा जाए रूस में गुलामी और बंधुआ श्रम दोनों को समाप्त कौन सी सन में किया गया था? तो ये 1848 में किया गया था। आगे जर्मनी और इटली का निर्माण। 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीति वर्चस्व स्थापित के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया, और इसके बाद में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया गया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। फ्रांस और प्रशा के युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा किया। बिस्मार्क और राष्ट्रीय एकीकरण का जनक इसको कहा जाता है। बिस्मार्क ने जो है लौह एवं रक्त नीति के द्वारा, इसको याद रखिएगा, किसने? बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की थी। अब पूछा जाए भाई किसने लौह एवं रक्त नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की थी? तो बिस्मार्क ने की थी। या फिर बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की थी? तो लौह एवं रक्त ने की नीति के द्वारा की थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के समय निम्नलिखित कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया जो थी पूरी हो गई। 18 जनवरी 1871 को प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में हुई थी। अब पूछा भी जा सकता है कि वर्साई महल में जो बैठक हुई थी वह कौन सी सन में हुई थी? तो 18 जनवरी 1871 में हुई थी, जिसमें आपके काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए साम्राज्य की घोषणा की गई थी, और जिसमें विलियम प्रथम कौन थे? आपके सम्राट थे। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। पूछा भी जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो आपको याद रखना है 7 भागों में विभाजित किया गया था। इनमें से केवल एक राज्य जो था सार्डिनिया आपके पीडमॉल्ट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपका जियुसेप्पे मैज़्ज़नी। इन्होंने 1830 के दशक में इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था और उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन भी किया था। पहला
आपका मॉर्सेल्स में युवा इटली और दूसरा वन में युवा यूरोप। ठीक है, ये किसने किया था आपके, इसको याद रखिएगा, इतालवी गणराज्य के लिए किया गया था ये गठन। आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय गठित कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई थी, जिसमें संयुक्त इटली की घोषणा जो है 1860 में हुई थी। अब पूछा जाए कि संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी, तो 1860 में हुई थी। सेना ने आपके दक्षिणी इटली के 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया था। स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में वह सफल भी रही थी। 1861 में विक्टर इमैनुअल आपके द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। आप इसको याद रखिएगा, 1861 में द्वितीय यानी कि विक्टर इमैनुअल को, ठीक है, द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। आपके टस्कानी, मॉडेरेना, वर्मा और पोप के राज्यों ने सार्डिनिया के साथ हाथ मिलाया था। मार्च 1860 में इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति से पीडमॉन्ट के साथ एकजुट किया गया था। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया था और इस प्रकार इटली का एकीकरण, अगर पूछा जाए तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो आपके 1871 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अभी तक अगर देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों तो जल्दी से कर दीजिएगा। ग्रेट ब्रिटेन का विकास। 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राज्य नहीं था। ब्रिटिश वेल्स, स्कॉटलैंड या आइलिश के लोगों की पहचान का जनजातीय था। इंग्लैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को 1688 में समाप्त किया गया था। पूछा भी जा सकता है कि इंग्लैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र कब समाप्त हुआ था, तो 1688 में हुआ था। और इसके बाद किस राज्य का निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, और जिसका केंद्र क्या था, इंग्लैंड था। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का विलय, तो यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच के संघ में 1707 के अधिनियम के द्वारा यूनाइटेड किंगडम का गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आयरलैंड का विलय, तो आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विभाजित था। अंग्रेजों ने कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों का समर्थन किया था तथा कैथोलिक के विद्रोह को दबा दिया था। बोलफर्टन और यूनाइटेड आपके आयरिशमैन 1798 के नेतृत्व में हुए असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। अब पूछा जाए कि आयरलैंड को कब यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था, तो 1801 में किया गया था। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या रही है, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्र के मानकीकरण के लिए एक रास्ता निकाला गया था, जिसमें राष्ट्र को महिला के रूप में चित्रित किया गया था और महिला का रूप राष्ट्र के रूपक बन गया था। फ्रांस में महिला का रूपक आपके मारियन और जर्मेनिया जन्मन पर राष्ट्र की रूपक बन गई थी। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव को बनाए रखने में सफल रहा था। इसमें समूह तेजी से असहिष्णु बन गया था और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार भी हो गया था। बाल्कान यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव, तो बाल्कान भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र है जिसमें आधुनिक रोमानिया और बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो शामिल थे, जिसके निवासियों को स्लाव के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। अगर बाल्कन पूछा जाए तो किस साम्राज्य के नियंत्रण में था, तो तुर्क साम्राज्य के। बाल्कन तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया था क्योंकि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड तथा बाल्कन के ऊपर अन्य शक्तियों को कम करके अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या था, उत्सुक हो रहा था। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फिनिश हो गया है। कल मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी, यानी कि उसके शॉर्ट नोट्स। तो अभी तक जल्दी से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फटाफट से हम सिलेबस को शॉर्ट में कवर करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर आऊँगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।